नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मेरे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी। बात भारत के एक और पड़ोसी को लेकर, म्यांमार को लेकर, डेवलपमेंट वहां पर हुए हैं, अपडेट्स वहां पर सामने आ रहे हैं। पूरी कहानी आज आपको बताने वाले हैं इन अपडेट्स के साथ कि आखिर म्यांमार में हुआ क्या था, अभी क्या हो रहा है और कैसे सेना ने जो तख्ता पलट किया था वो अब सेना पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। निपुण जी हमारे साथ हैं। निपुण जी, क्या अपडेट है? पहले इससे शुरू करते हैं कि आखिर किस तरीके से सेना के हाथ से भी अब वो देश जा रहा है और फिर पीछे जाएंगे फ्लैशबैक में। जी देखिए, चेतन जी साहब ने कहा सेना सरकार, इसको बल्कि हम सेना सरकार नहीं, इसको बोलते हैं जुंटा गवर्नमेंट। और जुंटा गवर्नमेंट में और मिलिट्री रूल में थोड़ा सा बेसिक अंतर होता है। मैं आपके दर्शकों को क्लियर कर दूं। देखिए, जुंटा गवर्नमेंट में क्या होता है, कमेटी बनती है। उस कमेटी में एक 50% मेंबर करीब आपके सेना के होते हैं और 50% मेंबर कौन होते हैं, जो आपके कुछ इंटेलेक्चुअल्स, जिसमें इकोनॉमिस्ट हो गए, वहाँ के जिनको पब्लिक जिनको ज़्यादा विश्वास करती है। तो 11 या 13 लोगों की कमेटी यहाँ पे बनती है। पहली बार जब हुआ था तो 13 लोगों की कमेटी थी, इस बार 11 लोगों की कमेटी है। वो 11 लोग क्या कर रहे हैं, पूरे देश को कंट्रोल करते हैं। 2021 में जो तख्ता पलट वहाँ पे हुआ, जिसको हम कूप कह रहे हैं, और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से किसके हाथ पावर आती है, जुंटा के पास पावर आती है। एक तो क्या है कि जो जुंटा में जो पावर हाथ में आती है, तो जुंटा में भी क्या है, इसमें डिवीजन है। जो 11 लोग कमेटी है, उसमें भी काफी ज्यादा डिवीजन है। होता क्या है कि 2021 में जैसे जुंटा तख्ता पलट करता है, मैं इसका रीजन बताऊं तख्ता पलट हुआ क्यों था और अब क्या हुआ है। प्रेजेंट में स्थिति क्या है कि जो डेमोक्रेसी के सपोर्टर जो लोग थे, जो कहते हैं डेमोक्रेसी होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं जो तस्वीर हमारे सामने है, आंग सांग सूकी के समर्थक। तो जो इनके समर्थक थे, से पहले इनकी सरकार थी वहां 2021 में, है ना, 21 में इनकी सरकार थी। मैं पूरी कहानी बताऊंगा। तो जब इनकी सरकार थी, इनकी पार्टी है एनएलडी। तो एनएलडी, आंग सांग सूकी के जो समर्थक हैं वो इनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और वो रिवोल्ट करना स्टार्ट करते हैं। आज की डेट ये है कि आप मान के चलिए म्यांमार का करीब 80 से 90% एरिया वो इनके सपोर्टर्स के पास में है। इनके हाथ से काफी बड़ा एरिया जा चुका है। मात्र 20%, कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है। जुंटा में 20% एरिया है। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको एक प्रेजेंट कंडीशन बताई। पहली बात आप जानिए कि ये होता क्यों है, कूप हुआ क्यों 2021 में, इससे आपकी आज की कहानी समझ में आएगी। अगर आप म्यांमार को देखेंगे तो म्यांमार में जो एथनिक ग्रुप है वो है बामार पीपल, बामार। और बामार लोग ज्यादातर मोस्टली आपका क्या है, वो बुद्धिज्म को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि बुद्ध रिलीजन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, बुद्धिज्म को मानने वाले। बामार लोगों का जो सबसे बड़ा पहले समर्थन था वो सेना के साथ हुआ करता था। लेकिन होता क्या है कि जब आप यहाँ म्यांमार के अंदर देखते हैं, ये रखाइन स्टेट, पहले बर्मा हुआ करता था, बर्मा का म्यांमार इसको कहा जाने लगा। अब जो इसको आपने कहा कि जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर आपका ये रखाइन स्टेट है। यहाँ आप ये देखेंगे, ये आपका रखाइन स्टेट। इस रखाइन स्टेट में क्या होता है, रोहिंग्या के अगेंस्ट एक्शंस होते हैं। और वो कौन लेता है, जो यहाँ पे मैस्टोरियन पॉपुलेशन है, दे आर द बामार पीपल। बामार, ये बामार लोग हैं। तो बामार लोग इनके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। एक्शन जब लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो आर्मी है, आर्मी भी किसकी है, बामार लोगों की है। बामार लोगों को आर्मी सपोर्ट करती है कि हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। होता क्या है कि आंग सांग सूकी की गवर्नमेंट होती है उस समय। पूरे वर्ल्ड में हल्ला होता है कि आंग सांग सूकी जो नोबेल लिया, पीस लिया, वो ऐसे रोहिंग्या पर अत्याचार कर रही है। रोहिंग्या यहाँ से भागते हैं बांग्लादेश, कुछ आपका इंडिया में आते हैं। यहाँ पे हम देखें तो करीब 4 से 5 लाख जो है आपके, यहाँ पे एक आपका कोस बाजार है, उसमें आपका सेटल है। तो आंग सांग सूकी को बुलाया जाता है यूएनओ कि भाई तुम क्या कर रही हो, ह्यूमन राइट्स वायलेंस कर रही हो। तो वहाँ आंग सांग सूकी बदल देती है और क्या बोलती हैं कि बामार लोग जो कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेंस नहीं हो रहा है। वो बदल जाते हैं आंग सांग सूकी डेमोक्रेसी की जगह। पूरे वर्ल्ड में तो उनकी किरकिरी होती है आंग सांग सूकी। कहते हैं यार ये क्या, तुम तो बड़ी पीस की बात करती, डेमोक्रेसी की बात करती थी, आज तुम जब अत्याचार हो रहा तुम ऐसे बात बोल रही हो। लेकिन आंग सांग सूकी बहुत लंबी खिलाड़ी खेल रही थी। क्या थी, जो ये बामार पीपल थे, इनका जो बिलीव था आर्मी में ज्यादा था कि आर्मी हमारे सपोर्ट है। लेकिन जैसे आंग सांग सूकी ने कहा, हुआ ये बामार लोग सबके सब आंग सांग सूकी से जुड़ गए। होता क्या है, 2020 वहां पे इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में क्या होता है कि सारी सीटें आंग सांग सूकी ले जाती हैं। तख्ता पलट होने से 1 साल पहले, 1 साल पहले। अब इंटरेस्टिंग बात है, अब जब तख्ता पलट होने के बाद 1 साल पहले सारी सीटें ले गए आंग सांग सूकी। बहुत माइनर सीटें, 2, 4, 5, 10 सीटें कुछ आपका किसको मिली, जुंटा जो देखिए 2 पार्टी, एक तो एनएलडी हो गई, एक आर्मी सपोर्ट वहां पे पार्टी है। उस पार्टी के साथ भी क्या था चेतन जी, कि उसके पास में सीटें कम रह गई।
अब यहाँ पे आंग सान सू की प्लानिंग क्या करती है, प्लानिंग वो सुनिए जिसके ऊपर कूप हुआ। प्लानिंग ये थी कि हम म्यांमार का संविधान में चेंज करेंगे। और क्या चेंज करेंगे, वहां पर 25% सीटें संसद के अंदर जो पार्लियामेंट थी वो सेना ने अपने रिजर्व रखी थी जब आंग सान सू की को पावर दी थी जी। तो आंग सान सू की कहना यह था कि मिलिट्री को बाहर करो बिल्कुल, जो भी आएंगे सब इलेक्ट्रिक प्रोसीजर से आएंगे, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से आएंगे जी। सेना को लगा कि हमारे हाथ से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पूरा पूरा बाहर जाएगा, पहली बात। दूसरा, वहां की जो इंडस्ट्री है, जैसे वहां की बात करें, जो भी इंडस्ट्री आप देखेंगे उसमें सब में सेना का कंट्रोल था, सेना का शेयर होल्ड था। आंग सान सू की कहना यह था 2021 में कि मैं इसमें अमेंडमेंट करूंगी और सारे जितने भी ये रिसोर्सेज हैं इन सब पर मैं गवर्नमेंट का कंट्रोल लूंगी, सेना को बाहर। जब सेना को ये लगा कि आंग सान सू की ये चेंजेस करने वाली, संशोधन करने वाली हैं, उन्होंने सुबह सुबह जाके क्या कि आंग सान सू कहा कि मैडम बहुत हुआ, अब आप रेस्ट करो, अब हम सरकार चलाएंगे। लेकिन तब तक क्या था कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी वो म्यांमार के अंदर जा चुकी थी। म्यांमार ने बहुत लंबे समय तक आप देखें 1960 में आप चलिए 1962 से लेके 90 तक वहां पे जुंटा गवर्नमेंट रही। 90 में वहां पे इलेक्शन हुए, लेकिन इलेक्शन के बाद एनएलडी पार्टी, यही पार्टी जीते 87 के प्रोटेस्ट के बाद। वहां पे 88 ये प्रोटेस्ट वहां पर हुए थे, इसको कहा जाता है 8 अगस्त 1988 को। तो जो प्रोटेस्ट हुए तो उसके बाद चुनाव हुए 90s में, एनएलडी भारी बहुमत से जीती, लेकिन सेना ने उनको ट्रांसफर करने को मना कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा से वहां पे चुनाव होते हैं जब पूरे वर्ल्ड का प्रेशर बनता है 2012 में बाई इलेक्शन। उस बाई इलेक्शन में जबरदस्ती कर उनको समझाया जाता है आंग सान सू की सेना के द्वारा कि तुम आओ। आंग सान सू की आती है तो उपचुनाव की सारी सीट आंग सान सू की ले जाती है। उसके बाद 2015 में फाइनल इलेक्शन होते हैं और आंग सान सू की पावर में आती हैं। इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, वहां पर एक स्टेट काउंसिल का पद होता है, स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिलर जैसे हमारे यहाँ पीएम होते हैं, ऐसे वहां पे स्टेट काउंसिलर होता है। जब 2015 में आर्मी ने इनको पावर्स ट्रांसफर की चुनाव के बाद, तो उन्होंने वहां पे लिख दिया कि अगर कोई भी नेता जिसका विदेशी लिंक है वो स्टेट काउंसिलर नहीं बन सकता। स्टेट काउंसिलर लाइक पीएम नहीं बन सकता। 2016 में आंग सान सू की उसमें भी चेंज कर देती है पावर में आने के बाद। ये उस समय स्टेट काउंसिलर नहीं बनती और 2016 में स्टेट काउंसिलर बनती है। अब यहाँ पे अब आर्मी समझ रही थी कि अगर आंग सान सू की पावर में रहती है तो जैसे इन्होंने चाहा अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना, ये बदलती गई। और देखिए ये अपने अनुसार नहीं बदल रही थी, बदल रही थी किसके अनुसार जी, ये बदल रही थी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो यहां पर सेना ने कूप कर दिया। अब देखिएगा, ये तो आपने समझा पूरी कहानी 2021 और आज तक का। 21 के बाद क्या होता है, 21 के बाद ये होता है कि जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी वहां पर, जो डेमोक्रेसी की बात कर रही थी, आंग सान सू की ने गिरफ्तारी से पहले कॉल भी दी थी कि शांत नहीं बैठना, डेमोक्रेसी के लिए उठना है। जुंटा गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दोनों फाइट शुरू होती है, सपोर्ट मिलता है बाहर से। जुंटा गवर्नमेंट को सपोर्ट किसका है, देखिए अब जुंटा गवर्नमेंट का देखिएगा, जुंटा गवर्नमेंट के 90 तक पूरे संबंध थे किससे, आपके चीन से जी। इतना सब कुछ ड्रामा हो रहा था, भारत में क्या कुछ चल रहा था, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको कि जब हम देखें 2019 की जब हम बात कर रहे हैं, यानी कि 2090 की हम बात कर रहे हैं, तो 90 तक क्या था कि भारत ने म्यांमार से बातचीत नहीं की 90 तक। और इस कारण क्या हुआ कि 1962 में जुंटा गवर्नमेंट आती है। जुंटा गवर्नमेंट मजबूरी में किसका थामती है, चीन का, क्योंकि भारत ने साथ छोड़ दिया। यहाँ भी चीन का खेल था। 62 में बात कर रहा हूँ। उसमें एक बड़ा खेल और था, यहाँ पे चटियार पीपल रहा करते थे म्यांमार में। चटियार पीपल वो थे जो उड़ीसा से गए थे, ब्रिटिश लेके गए थे पढ़ाई लिखाई का काम करने के लिए। उनके खिलाफ भी वहां पर क्या था, सेना ने अत्याचार किया जुंटा गवर्नमेंट ने। उस कारण भारत से इसके संबंध हुए खराब। लेकिन 90 में भारत ने फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया, और फॉरेन पॉलिसी कौन सी, प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी। मतलब हमारी उस समय नरसिंह राव सरकार ने क्या कहा कि देखो देश है, देश रहेगा, देश था, सरकारें आएंगी जाएंगी, म्यांमार का महत्व है, सेना का महत्व नहीं है जी। हमें हर किसी से संबंध अच्छे करने हैं। जैसे हमने संबंध अच्छे करने शुरू किए तो वहां पर डेमोक्रेसी की जो आवाज उठने लगी। बिल्कुल, चीन धीरे धीरे दूर हुआ, हम नजदीक बढ़ते चले गए। लेकिन जुंटा गवर्नमेंट हो या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपका आंग सान सू की, क्या जुंटा गवर्नमेंट को चीन ने मदद की? हाँ, मैं वही बात कर रहा हूं। तो जुंटा गवर्नमेंट का जो नजरिया था स्टार्टिंग में, ध्यान दीजिएगा, जुंटा गवर्नमेंट का नजरिया पहले चीन के साथ था, लेकिन बाद में जुंटा गवर्नमेंट थी वो भारत के साथ भी बैलेंसिंग करने लगी, और जुंटा गवर्नमेंट चीन का भी हाथ पकड़ रही थी और भारत के हाथ पकड़ रही थी। ये बात बर्दाश्त किसको नहीं हो रही है, चीन को, कि कल तक हम तुम्हारे सरकार ने मदद भी की जुंटा सरकार को। नहीं, कई मतलब उस सेंस में नहीं, कुछ पनडुब्बियां भी दी गई, हम लोग उसको बोल सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी मदद की, और एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से। मैं भी चीन की बात भी करूंगा
लूंगा। तो हुआ ये यहाँ पर, जब आपका जुंटा गवर्नमेंट ने दोनों को बैलेंस करना शुरू किया, आपको याद है 2016 में हमने पाकिस्तान में क्या किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था उरी अटैक के बाद। उससे पहले 2015 में हमने म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। वो जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था ना, जुंटा गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था हमको। हमें आर्मी ने कहा था आओ साहब ये बैठे इनको मारो। और जब आपको याद हो जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, जब हमारा पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक कब हुआ था, 14 फरवरी को, और 29 फरवरी को हमने बालाकोट किया था। 27 फरवरी को इनकी सेना के चीफ दिल्ली में बैठे हुए थे और ये कह रहे थे पीएम मोदी को कि हम आपको गारंटी देते हैं अपनी धरती का प्रयोग आपके अगेंस्ट नहीं होगा। क्लियर? यानी कि हमारे संबंध आंग सांग सूकी से बेटर थे और जुंटा से हमने 90 के बाद बेटर किए। ये बात चीन को बर्दाश्त नहीं है कि भाई भारत ने दोनों को बैलेंस कर लिया, दोनों को बैलेंस कर लिया। अब चीन क्या चाहता है? चीन चाहता है कि उसको यहां से एक पूरा क्या मिले, एक रूट मिले, एक रास्ता मिले। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा। एक जी यहां से हमको क्या मिले, एक पूरा एक आपका रास्ता मिले, एक वे मिले। वे क्या? ये है आपका सितवे पोर्ट, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर हमारा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मलक्का स्टेट है, मलक्का स्टेट। और मलक्का स्टेट क्या है आपका? ये चीन के लिए इसको बोलते हैं मलक्का डायलेमा। मलक्का डायलेमा मतलब चीन क्या करता है कि चीन को पूरा गल्फ से लेकर आना है ऑयल, तो ये 30,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चीन यहाँ पे जाता है जी। 30,000 किलोमीटर की दूरी। और कहाँ से जा रहा है? मलक्का स्टेट से। मलक्का स्टेट कहाँ पर है? हमारे अंडमान निकोबार के साउथ में। और यहाँ हमारी नेवी का साउथ कमांड है, ठीक है। हम जब चाहे इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं। इसको कहा जाता है मलक्का डायलेमा। तो चीन हमसे हमेशा इसका पैरेलल रास्ता ढूंढता है कि पैरेलल रास्ता क्या हो। एक तो उसने ढूंढा सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, 3,214 किलोमीटर लंबा। ये आपका वो काम गवादर से काशगर तक जा रहा है, काम हो नहीं पा रहा है। अब उसके लिए इसका ट्रेडिशनल ये तो काम हो नहीं पा रहा है पूर्ण से। बलूचिस्तान दिक्कत कर रहा है, उधर आपका अफगानिस्तान दिक्कत कर रहा है। यहां पे उसने क्या किया कि एक तो हम ये रास्ता यहां से जोड़ेंगे पहला, दूसरा हम क्या करेंगे, ये थाईलैंड जो है यहां पर हम एक कनाल निकालेंगे, ये थाई कनाल है उसकी, कि हम ये थाई कनाल निकालेंगे। और अभी है क्या, हमने इंडिया ने म्यांमार और थाईलैंड तक तो हमने क्या किया हुआ है, अपना पूरा एक कनेक्टिविटी की हुई है, रोड बनाई हुई है, 2016 में कंप्लीट हो चुकी है पूरी रोड। हम इसको आगे लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं कंबोडिया के थ्रू, वियतनाम, दक्षिण चीन सागर यहाँ पर है आपको, साउथ चाइना सी जी। जिस दिन हमारे यहाँ पे ये लिंक पूरी रोड बन जाएगा, यहाँ तक बन चुका है चेतन जी, ये तो हमारा बन चुका था स्पीड रोड जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो चाइना जो है वो हर तरफ से हमें ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो सीपैक कॉरिडोर के जरिए हो, उधर हम्बनटोटा बोट जो पोर्ट है उसने वो लिया हुआ है श्रीलंका से, हम्बनटोटा, हाँ। यहाँ पे आपका ये कोको आइलैंड में लिया हुआ है, ये चिटगांव पोर्ट में उसने लिया हुआ है। इधर हम मालदीव में देखें तो मालदीव में भी इसके बहुत सारे स्पेसीज हैं। यहाँ थाईलैंड उसके अच्छे संबंध है, कंबोडिया तो उसका ही अलाई है एक तरह से, इसलिए कंबोडिया अभी तक टांग अड़ा रहा है। जो हम रोड नहीं बना पाए अभी तक यहाँ तक वियतनाम तक, उसमें यही कंबोडिया एकदम जो वो है, जो कहता है ना जैसा आप कहो पापा जी, तो ये चाइना को पापा मानता है, वियतनाम पापा नहीं मानता। वियतनाम हमसे संबंध रखता है, अमेरिका से संबंध रखता है। तो ये बड़ा इश्यू है। तो कुल मिला के बात ये है और साउथ चाइना सी में उससे प्रताड़ित भी है। हाँ। अब यहाँ पे आप देखें वियतनाम के साथ हमारे अच्छे संबंध है, हमने भी इसको क्या दिया है, अपना पोत दिया है। यहाँ फिलीपींस है, फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस दिया है, ठीक है ना। इन सब के साथ बेटर रिलेशन। अब जो आपने कहा कि चीन हमको घेर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स, मोतियों की माला हमको घेरने के लिए। हालांकि हमने इसको काउंटर किया है। हम क्या कर रहे हैं, डायमंड नेकलेस पॉलिसी, उसके सराउंडिंग जितने देश हैं हमने उनसे संबंध अच्छे किए, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमंड नेकलेस पॉलिसी। डायमंड नीति इसको बोला गया कि भारत को घेर रहा है। तो कुल मिला के चीन ने म्यांमार को डिस्टर्ब किया है अपने अकॉर्डिंग, अपने हित के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात, ये जो पूरा एरिया आप देखेंगे ना, ये म्यांमार का, अगर इसको आप पूरा एरिया को देखेंगे, ये पूरा आपका जो म्यांमार का एरिया है, यानी कि नॉर्थ म्यांमार, ये हमेशा डिस्टर्ब रहा है जी। किससे? यहाँ पे एक बड़ी कम्युनिटी है नागा, आपने सुना भी होगा नागा कम्युनिटी। और नागा जो है, ये नगालीम की बात करते हैं कि हम एक नया देश बनाएंगे, नगालीम। और नगालीम कौन सा? इसमें नागालैंड भी शामिल होगा, इसके अलावा इसमें थोड़ा बहुत एरिया आपका अरुणाचल प्रदेश का भी, ये वाला एरिया पूरा शामिल होगा, साथ में ये भी। तो ये पूरा एक नया देश बनाने की बात करते हैं नगालीम का। इनसे जुंटा गवर्नमेंट भी परेशान थी और आंग सांग सूकी गवर्नमेंट परेशान थी। इनको सपोर्ट कौन कर रहा था? चाइना पहले से। तो जुंटा गवर्नमेंट ये बात जानती थी पहले से कि हमको इंडिया से ही बैलेंस करवाना है, किसको? चाइना को। अब जुंटा गवर्नमेंट फंसी हुई थी कि चाइना से भी दोस्ती करनी है, क्योंकि चाइना को थोड़ी दिक्कत। क्यों? लेकिन इधर चाइना बांग्लादेश से भी दोस्ती बढ़ा रहा है।
अभी तो प्रेजेंट में बढ़ा रहा है। लेकिन अब देखिए बांग्लादेश की कहानी अलग है। बांग्लादेश को तो हम डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। आज की स्थिति ये है कि जो मोहम्मद यूनुस है, जो पहले आपका अमेरिका सपोर्ट मिल रहा था, अब अमेरिका से उनको पता चल गया कि अमेरिका सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो अब उसने नया गेम किया है कि हम पाकिस्तान और चीन के साथ क्या करेंगे, अलाइनमेंट करेंगे। और चीन ने किया भी है। जो 20 साल का लोन था उसको 30 साल कर दिया, जो 3% इंटरेस्ट रेट था उसको घटा के 1% कर दिया। ये चीन ने किया भी उसके लिए। इस फंड का इस्तेमाल बांग्लादेश क्या कर रहा है, वो जेट खरीदेगा और इंडिया प्रेशर क्रिएट करेगा। लेकिन एक बात जानिए, देखिए अमेरिका हम लोगों के साथ देखिए क्या था। एक मैं अभी पढ़ रहा था बड़ा अच्छा आर्टिकल, हमने 2004 में सुनामी में हमने एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को कि हम ऐड नहीं लेंगे, किससे सहायता नहीं लेंगे, ग्रांट्स नहीं लेंगे। ये देश आज भी चाहे पाकिस्तान और भारत हो, हमने 2004 से हमने दुनिया से ग्रांट लेना बंद कर दिया। इन्वेस्टमेंट तो बुलाते हैं लेकिन ये नहीं कि भैया दे दो, ये हमारी पॉलिसी चेंज हुआ। लेकिन ये देश आज भी क्या है, ये कह रहे हैं कि आप ग्रांट्स दे दीजिए। और ग्रांट्स हाल ही में अभी गए भी थे। आप सोचिए चीन, अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका वो देश है जो हर साल 20 मिलियन इनको दिया करता था पहले। माफ कीजिए, नेपाल से जो वो जो उनके वहां के प्रधानमंत्री हैं वो गए तो उनको मना कर दिया था। शेख हसीना भी तो गई थी, वो भी 20 का 30 करने गई और 2-3 का 1% मना कर दिया था चीन ने। और वो बीच में मीटिंग छोड़ के आ गए। उसी के बाद ही तो हुआ था कूप 5 अगस्त को। ये बात है आपकी 31 जुलाई या 28 जुलाई की बात है, जुलाई एंड की बात है, जब शेख हसीना वहां पे गई थी। 5 दिन बाद यहाँ पे कूप हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ, अमेरिका ने 20 मिलियन देता था एवरी ईयर, और 2023 का अगर आप देखेंगे तो 2023 में करीब 100 मिलियन दिया चीन ने अलग अलग कामों के लिए। और यहाँ पे जो रोहिंग्या हैं, उन रोहिंग्या के लिए उसने करीब आपका देखेंगे तो 2.5 बिलियन के आसपास पैसा दे चुका है। अब क्या, जैसे अमेरिका ने पैसा बंद किया, अब सोचिए आप 2.5 बिलियन यहाँ पे रोहिंग्या के लिए नहीं मिलेगा तो ये रोहिंग्या भी बांग्लादेश में तांडव नहीं करेंगे। अब वो तो वहां पे भूखे मर जाएंगे। क्या चीन इतना फंड दे पाएगा बांग्लादेश को? मैं तो नहीं मानता, क्योंकि देखिए बेनिफिट चीन अमेरिका से अलग है। अमेरिका चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं, हमेशा उसको कहा जाता है, हम लोग उसको बोलते हैं डॉलर डिप्लोमेसी। लेकिन जो खबरें थी कि म्यांमार में जिस तरीके से कूप होता है, उसके बाद जुंटा गवर्नमेंट आती है जिसको सेना का शासन भी कहा गया, उन्होंने रोहिंग्याओं को वहां से भगाया। और बाद में ये खबरें चलाई गई कि नहीं, वो सिर्फ घुसपैठिए नहीं थे, वो आतंकी थे, उन्हें मारा जा रहा था, उन्हें भगाया जा रहा था। बाकी सैटेलाइट पिक्चर्स भी आई, तमाम बहुत सारी चीजें भी आई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन रोहिंग्यास को भगाया गया, जो कि भारत में भी आए काफी संख्या में, अभी भी हैं, जिनका मुद्दा भारत में भी बहुत ज्यादा उठता चला जा रहा है। उसको लेकर क्या हो रहा था और ये कैसे हुआ? देखिए यहाँ पर जो ये रखाइन स्टेट है ना, यहाँ पे रहने वालों को कहा जाता है रोहिंग्या। और जो रोहिंग्या हैं, इन्हीं रोहिंग्या में है मुस्लिम भी। यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा थी। यहाँ सब जगह आपको मिलेगी बुद्ध कम्युनिटी। ऐसा नहीं कि रखाइन में आपके बौद्ध नहीं रहते हैं, बौद्ध रहते हैं लेकिन माइनॉरिटीज में। और ये कभी किसी जमाने में इस वाले एरिया से, जो चिटगांव वाला जो पहाड़ी वाला एरिया बांग्लादेश का, यहाँ से वो शिफ्ट हुए थे इंग्लिश टाइम में, नहीं ब्रिटिश टाइम में, कुछ कहते हैं मुगल टाइम में भी गए थे, लेकिन कुल मिला के। अब जैसे ही म्यांमार 1948 में आजाद होता है, हमसे 1 साल बाद आजाद होता है, माउंट बेटन आपको याद होगा, गवर्नर जनरल यहाँ के थे, यहाँ के भी थे। तो ये क्या करते हैं कि इन रोहिंग्या को हम नहीं मानेंगे, मुस्लिम रोहिंग्या को अपना नागरिक नहीं मानेंगे। इनको नागरिक नहीं माना गया, यहाँ सबको सिटीजन राइट्स मिले, इनको नहीं मिला। इन्होंने हथियार उठाए, हथियारों में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए और 2012 में हम बहुत बड़े दंगे हुए। उन दंगों के कारण क्या 40,000 रोहिंग्या हमारे यहाँ पर आए और लाखों की संख्या में म्यांमार में, बांग्लादेश में गए। 2015 में फिर वहां पे बहुत बड़े दंगे हुए, तब फिर 40,000 आए थे। तब 40,000 भारत में हमारे यहाँ पर आए और 4 लाख के करीब यहाँ पे इस समय 8 लाख के करीब बांग्लादेश के अंदर क्या रोहिंग्या है। तो ये जो पूरा घटना, वो अब धीरे धीरे भारत में भी आ रहे हैं। भारत में इस समय देखिए, अब भारत में आने का रीजन क्या है? भारत में जो आ रहे हैं, देखिए 2013 में यहाँ बिहार में आप देखेंगे, हमारा ये पटना बिहार में एक गया जी पड़ता है, गया। और 2013 में गया में बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 2 रोहिंग्या उस बम ब्लास्ट में पकड़े गए थे। उनसे पूछा गया, तुमने यहाँ पे आके बम ब्लास्ट क्यों किया? कहा जी हम बदला ले रहे हैं किसका? म्यांमार के अत्याचारों का। भाई म्यांमार ने अत्याचार किया तो यहाँ क्यों बम मार रहे हो? क्यों? क्योंकि ये बुद्ध रिलीजन का रीजनल सेंटर है।
तो जब से भारत सरकार ने कहा ये तो बड़ी बड़ा खतरनाक स्थिति हो जाएगी। और दूसरी बात, आपने घुसपैठ की म्यांमार से, तो आपको ज्यादा ज्यादा बॉर्डर वाले एरिया में रहना चाहिए था। आप जम्मू कश्मीर में जाके मदरसों में बैठे हो, आप केरल में बैठे हो, आप दिल्ली में बैठे हो, कैसे यहाँ तक आ गए? और फिर वहां पे आपके पास में आपका आधार कार्ड भी है, आपके पास वोटर ID भी है। अभी जैसे आपने दिल्ली चुनाव में मुद्दा सुना होगा, तो बड़ा इश्यू रहा भी है। तो ये सब सर्वे भी उसके लिए किए जा रहे हैं, बहुत सारे किए जा रहे हैं, कहाँ पकड़ा जा रहा है, तो वो पूरा घटनाक्रम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम असल में समझें कि रोहिंग्या यहाँ पे रहते थे, उन्हें हटाया गया, उन्हें नागरिकता नहीं दी गई, ये कहां से आए, ये क्या है, इनका क्या इतिहास है, अगर इसके बारे में हम समझें? देखिए, मैंने कहा ना कि बांग्लादेश का जो चिटगांव वाला पहाड़ी वाला एरिया है, इनका ये मेन ओरिजिन सेंटर माना जाता है कि यहाँ के निवासी हैं। यहाँ के लोगों को कहा जाता है जुम्मा पीपल, जुम्मा पीपल। और जुम्मा पीपल में यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ भी बहुत लोग आते हैं, चकमा और हाजोंग, बिल्कुल चकमा हाजोंग, इसी एरिया में नियर बाई ये सब जुम्मा ये लोग रहते थे। और ये लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं, तो ये मुगल काल में, ब्रिटिश काल में ये आपका म्यांमार में यहाँ पे पहुंचते हैं। तो इनको कहा, अब देखिए इसका पूरा एकदम रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट किया। ये कहते हैं कि नहीं हम तो यहीं के निवासी हैं, जबकि इनका कहना है म्यांमार के लोगों का यहाँ नहीं थे, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। और इनका कहना है कि ब्रिटिश टाइम में, ये कहते हैं ब्रिटिश टाइम में, मुगल काल में। अब फिर ये कहते हैं, काउंटर करते हैं कि मुगल काल में शिफ्ट हुए हैं। तो ये कंफ्यूजन अब तक क्रिएट है कि कहां से गए हैं। ये सवाल इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं, हम सब सिर्फ यही जानते हैं कि जो रोहिंग्या हैं वो बांग्लादेश से हमारे पास आ रहे हैं, बांग्लादेश से हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कहां पे थे, कहां से उन्हें भगाया गया और वो कैसे बांग्लादेश गए या फिर भारत आए, और अब बांग्लादेश में जो रह रहे हैं वो भी भारत आ रहे हैं। तो ये बहुत समझना जरूरी हो जाता है। ये ठीक है। अब इसमें अगर हम आगे समझें कि किस तरीके से जो जुंटा गवर्नमेंट है, अब वो वहां पर क्या कर रही है, कितना हिस्सा जो है वो खो चुकी है अपना। खबरें ये हैं कि 80% से ज्यादा जो जमीन है वो उनके हाथ से जा चुकी है, उसमें भी अब गुट बन गए हैं, गुट बन गए, जो हटा देंगे अब सरकार को। तो क्या दोबारा तख्ता पलट होने वाला है? हाँ, मैं ये मान, देखिए अभी आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का बेल्ट है जो अभी जुंटा के पास में, कुछ इस तरह का। बाकी ये सारा जो है, जैसा कि अभी डाटा देखिए, क्लियर डाटा भी किसी के पास नहीं है, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं जी। और अभी देखिए जुंटा गवर्नमेंट का कंट्रोल है कैपिटल पर, तो जुंटा गवर्नमेंट तो पता नहीं किसका कंट्रोल है, लेकिन जैसे अलग अलग हम देखते हैं मीडिया चैनल्स के द्वारा दावा किया जा रहा है कि इतने बड़े एरिया पे, 80% एरिया पे कब्जा हो चुका है विद्रोही गुटों का, इनका जो कंट्रोल है इस एरिया पर है। तो ये बहुत सीमित सा कंट्रोल। लेकिन अब देखिए ये कौन सा रूट है जो चीन जा रहा है, चीन, ये आप समझ सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि जुंटा गवर्नमेंट को चीन हाथ पकड़ के और यहाँ से पूरा एक पुनः पास ले ले और म्यांमार के 2 पार्ट भी हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये भारत के लिए थ्रेट्स होगा, क्योंकि भारत का भी तो पूरा बॉर्डर आप देखिए ना, नॉर्थ ईस्ट का पूरा अटैच करता है। और बांग्लादेश की स्थिति ऑलरेडी, मतलब भारत के लिए एक ये एरिया जो है वो इस वक्त खतरनाक बना हुआ है जी। म्यांमार में जो स्थितियां हैं वो भारत के अनुकूल अभी तक तो हैं, हाँ, इसके बाद दिखाई नहीं दे रही हैं। इसलिए है देखिए भारत के लिए, क्योंकि भारत को डेमोक्रेटिक जो फोर्सेस हैं वो भी इंडिया को सपोर्ट करती हैं, लाइक करती हैं। जुंटा गवर्नमेंट भी अगेंस्ट ऑफ इंडिया नहीं, अगेंस्ट, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, अगेंस्ट ऑफ इंडिया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब चीन जो है, अब फिर वही बात सामने आती है कि आप ब्रिक्स में हमारे साथ रहने का दावा करते हैं, क्वाड आपके लिए बनता है आपको काबू में रखने के लिए, उधर अमेरिका जो है वो ब्रिक्स को आंखें दिखाता है। इसका एक बड़ा अच्छा उत्तर है हमारी थ्योरी में, इंटरनेशनल रिलेशन में हम बोलते हैं नेचर ऑफ द रिलेशन। 4 तरह के नेचर बोलते हैं हम लोग। एक तो होता है कोऑपरेशन, कभी कोई टेंशन नहीं है। अगर आप इसे लिख के बताएं तो हमारे दर्शक जो है वो अच्छे से समझ पाएंगे ये। हाँ, मैं इसको बोलता हूँ फर्स्ट, अगर नेचर हम बात करें तो फर्स्ट नेचर आपका क्या होगा, केवल और केवल कोऑपरेशन। तो जैसा आप इंडिया एंड भूटान के बीच में आप देखेंगे, कभी भी आप कोई भी टेंशन दोनों देशों के बीच में नहीं देखेंगे, इंडिया भूटान के बीच में। दर्शक इसमें समझ, इसको मैं कहूँ, हाँ, ऐसे इसको हम छोटा करके इसको ऐसे समझाएं अगर आप यहाँ पे, और जी देखिए पहला तो हम कहेंगे नेचर ऑफ द रिलेशन। नंबर 1 हम लोग बोलते हैं कोऑपरेशन। कोऑपरेशन यानी कि आपका सहयोग, कभी कोई तनाव नहीं मिलेगा देशों के बीच में, जिसमें आप बोल सकते हैं भारत और भूटान, यानी कि इंडिया एंड भूटान। एक आपको देखने को मिलेगा हमेशा टेंशन, तनाव ही तनाव, वो है आपका इंडिया और पाकिस्तान। वैसी स्थिति है जैसी 47 में थी। एक होता है आपका रिलेशन कि कोऑपरेशन विद टेंशन, एक नेचर ये। और दूसरा नेचर क्या है आपका, नंबर 4, कि टेंशन विद कोऑपरेशन। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, कोऑपरेशन विद टेंशन, इंडिया एंड यूएसए।
कॉपरेशन है बहुत सारे एरियाज में, लेकिन टेंशन है इकोनॉमिकल इश्यूज में। बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर क्या है, टेंशन पहले है, कॉपरेशन बाद में है। यह है इंडिया और चाइना का रिलेशन। तो ये चार हमारे में निकाला जाता है। तो जो आपने प्रश्न किया, तो हमारे बीच में रहेगा टेंशन पहले है। रीजन देखिए, एक को मैं आपको जानकारी दे दूं आपके दर्शकों को। एक तो होता है स्ट्रैटेजिक रिलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सामरिक संबंध, और एक होता है आपका आर्थिक संबंध, इकोनॉमिकल रिलेशंस, आर्थिक। आईआर की अगर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो किस पे ज्यादा महत्व दिया जाता है? इस पर। देखिए, चीन के साथ हमारा ट्रेड कितना है? 125 बिलियन का, और पाकिस्तान के साथ 10 बिलियन का जी। अब मुझे बताइए, इकोनॉमिकल कंडीशन में देखें तो आपको किस रिलेशन बेटर दिखेगा? इंडिया से। बिल्कुल। लेकिन सब जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान की दोस्ती ज्यादा अच्छी है। रीजन क्योंकि इसकी सामरिक यानी कि स्ट्रेटेजिकल इंपोर्टेंस है। तो आईआर में हमेशा जो टेंशन मैंने बात कही, चीन क्या बोलता है हमको? चीन हमें ये कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेड में, जो मैं तो ट्रेड कर रहा हूं उसमें मैं तुम्हें रिबेट दे सकता हूं, क्योंकि इस समय क्या है, जो ट्रेड बैलेंस है वो इन द फेवर ऑफ चाइना है। चाइना में मैं काफी सारी छूट दे दूंगा, लेकिन तुम्हें बॉर्डर पे छूट नहीं दूंगा। मीन डेट जमीन, और पुराना विवाद है जर जोरू जमीन और जमीन। बिल्कुल, बहुत शानदार तरीके से आपने समझाया। लेकिन अब चीन की तरफ से जो टेंशनें क्रिएट करी जा रही हैं अलग अलग समय पे, और जो पल्स वाला जो चीज़ें वो चल रही हैं, उसके दिमाग में एक ये स्ट्रेटेजी है, वो नहीं कामयाब होती है क्योंकि वो सीपैक कर नहीं पा रहा है, और वो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी पूरा भी नहीं होने वाला, वहां तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, तनाव रहने वाला। अब उसने एक और नया चीज़ स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पर निकाली है। भारत को कितना और सतर्क रहने की जरूरत है इन चीज़ों को लेकर? क्या भारत इन सब चीजों को देख रहा है, एनालिसिस कर रहा है बहुत बहुत बारीकी से? सबको काउंटर किया है। देखिए, जैसे उसने कहा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उसने चलाया, हमने उसको काउंटर किया सागरमाला परियोजना, और साथ में इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अमेरिका के साथ हम लेके चल रहे हैं। सागरमाला हमारी है। हमने क्या किया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का इंडो पैसिफिक में तो जापान बहुत ज्यादा, जापान ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ में बहुत मजबूती से है, और नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट हम देखेंगे, पूरा फंडिंग जो है वो जापान ने किया। और इंटरेस्टिंग बताऊं, 0.1% इंटरेस्ट रेट पे। हाउ मच? 0.1। पाकिस्तान को जो सीपैक में दिया है 7%, 0.7 नहीं 7%। ये बात ऐसी है, 10 पैसा और ये 700 पैसा। बिल्कुल, कितना अंतर है? ठीक है, जापान हमारे फंड मदद कर रहा है। यहां जब मैं इंडो पैसिफिक है, ठीक है, इसका मैंने आपको कहा कि डायमंड नेकलेस पॉलिसी, पाकिस्तान, चीन के चारों ओर जितने फ्रेंड्स हैं, जितने देश हैं, जैसे मंगोलिया तक आज तक कोई पीएम विजिट करने नहीं गया था, पीएम मोदी गए थे। बिल्कुल। जापान के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस, फिलीपींस के साथ अच्छे रिलेशन, वियतनाम के साथ अच्छे रिलेशंस, इसके अलावा ताइवान के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। तो हमने इसको, एक तो एक्टिव पॉलिसी है, डायमंड नेकलेस पॉलिसी, हम एक को काउंटर दे रहे हैं, और दूसरा आपका क्वाड, हम क्वाड को भी लेके चल रहे हैं। और देखिए इंटरेस्टिंग बात, जितने पैसिफिक आइलैंड कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अलावा 14 देश बैठते हैं, इन सब को भी हमने एक्ट ईस्ट से क्या कर जोड़ दिया है। और ये सब के सब, पपुआ न्यू गिनी आपको याद होगा, जब पीएम मोदी गए थे तो फीट और नमन किया था किसको? पीएम मोदी को। और ऑस्ट्रेलिया क्या बोला था? पीएम मोदी इज द बॉस। तो ये जो हमारी पॉलिसीज हैं, ये सब उसको काउंटर कर रही है। इसी बात से चीन भयभीत है कि इंडिया की इकोनॉमी हमसे कम होने के बाद भी, तब भी उसकी जो डिप्लोमेसी है वो हम पे हावी पड़ती है, और इसलिए वर्ल्ड में कहा भी जाता है। खुद किसने कहा था? पुतिन ने कहा था इस बात को, और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि डिप्लोमेसी सीखेंगे तो हम इंडिया से सीखेंगे कि कैसे डिप्लोमेसी चलता है। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हम जीतकर भी हम हारे हुए दिख रहे हैं, और इंडिया अगर कुछ होता है तो बैलेंस करके बना के ले जाता है। यही तो होता है कि कूल माइंडेड। और मेरे एक मित्र वो अक्सर कहते हैं कि हमारा शरीर गर्म होना चाहिए, लेकिन माइंड हमारा ठंडा होना चाहिए। तो जयशंकर जी का माइंड मुझे ऐसे ही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। हमारे पास बहुत बहुत शानदार जो खिलाड़ी मैं कहूंगा कि हैं मोदी जी की टीम में। खुद पीएम मोदी तो हैं ही, उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर हैं, और एक तुरुप का इक्का उनके पास एनएसए अजीत डोभाल, वो एक बहुत शानदार काम करते हैं। आज ही जो खबर आई, यूक्रेन से उन्हें फोन आया है, बातचीत जो है वो हुई है। ठीक है, ये जो कहानी आपको तमाम चीजें उम्मीद है समझ आई होगी। बर्मा जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, उसकी कि आखिर अभी क्या अपडेट्स रही हैं, क्या डेवलपमेंट्स उसमें हुए हैं, कैसे जो है जुंटा गवर्नमेंट जो है उसके हाथ से भी अब धीरे धीरे देश जा रहा है, क्या हो रहा है वहां पर, और इससे पहले क्या हुआ था, कैसे सरकार आई। और एक लास्ट में पॉइंट मुझे याद आ गया, देखिए म्यांमार से कभी हमारे रिलेशन खराब नहीं होंगे, तो जुंटा गवर्नमेंट समय खराब होते चीन की मदद के कारण। रीजन बुद्ध रिलीजन, और जो बुद्ध डिप्लोमेसी हमारी है, और सब यहाँ पे आपका याद है गया आते हैं हमारे विजिट करने के लिए, तो एक वो भी एक बड़ा फैक्टर है। जो कल्चरल रिलेशन बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशन होते हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद है ये तमाम चीजें आपको समझ आई होंगी। अब आप जो भी इस पर सोचते हैं कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात जरूर रख सकते हैं।
फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका यहाँ पर आने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी बारीकी से तमाम चीजें समझाने के लिए। ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, आपका खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। नमस्कार।